आज हम लोग कॉमर्शियल लॉ पढ़ने जा रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, जो लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, नई शिक्षा नीति के अंदर वो रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उनको किसी ना किसी सेमेस्टर में कॉमर्शियल लॉ पढ़ना होता है। कुछ बच्चे गलती से सेमेस्टर 1 में ले लिए थे और कुछ बच्चों को सेमेस्टर 2 में मिल गया। तो जो लोग विनोबा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 2 में अगर उनको कॉमर्शियल लॉ मिल गया या सेमेस्टर 3, 4, 5 किसी में भी, क्योंकि किसी एक में तो ये मिलेगा आपको। IRC पेपर जब चुनने दिया गया है तो किसी न किसी एक से लेकर 6 सेमेस्टर के बीच में किसी न किसी सेमेस्टर में IRC पेपर में आपको ये चिपका देगा यूनिवर्सिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि IRC में आपको ना पढ़ना हो। तो IRC पेपर में कॉमर्शियल लॉ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चाहे जिसके भी स्टूडेंट आप हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, जिसके भी स्टूडेंट हैं, कॉमर्शियल लॉ के लिए हम लोग 3 मॉडल पेपर बना कर लाए हैं। मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3। मॉडल सेट का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक जगह पे कलेक्शन करके लाए हुए, और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर एक साथ करके ये अपने पास कलेक्शन है। तो कुछ आपको आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आज के क्लास में। और अगर कोई बच्चा सारा का सारा PDF चाहता है तो उसके लिए कॉमर्स वर्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले और वहाँ जाके स्टोर सेक्शन में देखेगा तो ये PDF वहाँ पे अवेलेबल है। उसको कुछ मिनिमम चार्जेस पे करके ये PDF अपने पास लेना होगा और तब ये PDF उसके पास रहेगा। और अगर वो चाहता है कि वीडियो क्लासेस और PDF दोनों मिल जाए तो वहाँ भी एक और स्टोर सेक्शन में रहेगा। आप वीडियो और जो PDF क्लास है वो दोनों, वीडियो क्लास और PDF दोनों एक साथ आप ले सकते हैं। दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर लेंगे। अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो एप्लीकेशन में भी मेरा नंबर दिया हुआ, वहाँ से अभी मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉमर्शियल लॉ, और ये मॉडल पेपर 1 है, याद रखिएगा। कॉमर्शियल लॉ का मतलब क्या होता है? पहले ये तो हम लोग जान लें, बिज़नेस लॉ का मतलब क्या होता है। इसको हम लोग बिज़नेस लॉ भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी कॉमर्शियल लॉ का दूसरा नाम क्या है? बिज़नेस लॉ। बिज़नेस लॉ का मतलब क्या हो? लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। ऐसा कानून जो बिज़नेस को हेल्प करता है बिज़नेस करने में। तो अगर कोई कानून बिज़नेस को हेल्प करता है बिज़नेस करने में तो वो कानून क्या करता है? कॉमर्शियल लॉ। सोचिए कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और कोई कानून ना हो तो कैसा होगा? मज़ा आ जाएगा। कोई आदमी उधार खरीदा और बाद में बोलता है पैसा नहीं देंगे। कोई चेक काट के दे दिया, बोला पैसा नहीं देंगे। कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मानने को तैयार नहीं। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट हुआ, कोई 3 हिस्सा लगाएगा, हम 2 हिस्सा लगाएंगे। लगा दिए, उसके बाद एग्रीमेंट था कोई 3 हिस्सा प्रॉफिट लेगा, हम 2 हिस्सा लेंगे। एग्रीमेंट मानने को तैयार नहीं, बोलता आधा आधा लेंगे। कोई कानून ना हो बिज़नेस में, कितना मजा आएगा। बैंक से लोन लिए, पैसा देने को तैयार नहीं। क्या लगता है देश में बिज़नेस चल पाएगा? चल पाएगा नहीं। इसलिए देश में बिज़नेस अच्छे तरीके से चले उसके लिए सरकार ने कानून बना रखा है, और उसी कानून को जो बिज़नेस को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, कौन सा कानून बोलते हैं? कॉमर्शियल लॉ बोलते हैं। ऐसा लॉ जो कॉमर्स के काम में सपोर्ट करेगा। इसमें आपको मर्डर वाला केस नहीं पढ़ना है, क्योंकि कॉमर्स में मर्डर से क्या लेना देना। इसमें आपको आतंकवादी वाला केस नहीं पढ़ना है, क्योंकि आतंकवादी वाला कानून जान के हम क्या करेंगे? हमको तो कॉमर्स चलाना है, यानी बिज़नेस का कानून पढ़ना है। तो क्या क्या बिज़नेस के कानून हमारे देश में बनाए गए, कुछ बता सकते हैं आप लोग? पहला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़े हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, MRTP एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सारा पढ़ें। फैक्ट्री एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सब कुछ बना हुआ है। सरकार इतने सारे कानून बनाए, फेमा, बहुत सारे कानून, पंचायती एक्ट, ये सारा सरकार कानून बनाई। किस लिए? कि बिज़नेस स्मूथली चले, आसानी से चले, लोगों को बिज़नेस के ऊपर विश्वास हो सके, उसके लिए सारे कानून बनाए हुए। कोई दिक्कत किसी को? बिज़नेस लॉ का पर्पस ये है कि जो हमारे यहाँ बिज़नेस चल रहे हैं वो बिज़नेस अच्छे से चले, बेहतर तरीके से चले। इसके लिए व्यावसायिक कानून की आवश्यकता भारत में पड़ी और सरकार धीरे धीरे बिज़नेस लॉ बनाती चली गई। आज एक नया बिज़नेस बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, डिजिटल बिज़नेस, जिसको डिजिटल कॉमर्स बोलते हैं। इसको हम लोग E-कॉमर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में भी अगर बड़े परेशानी होने लगेगी तो सरकार लॉ बनाएगी। अब क्या परेशानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में बता देते हैं। अगर मान लो आप फ़ोन मतलब पेमेंट कर दिए, आप पेमेंट कर दिए, कैश ऑन डिलीवरी नहीं किए, पहले पेमेंट कर दिए, सामान आना चाहिए ना आपके पास। कैश ऑन डिलीवरी था, आप सामान लिए, पैसा दे दिए, फिर सामान आपको अच्छा नहीं लगा, आप वापस कर दिए। तो वापस कर दिए तो पैसा आपका वापस आना चाहिए ना। अगर इस जगह पे कोई कंपनी नहीं देगी और सरकार के पास ऐसे बार बार प्रॉब्लम आएंगे कि बार बार कोई ना कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो सरकार कानून बनाएगी कि नहीं कि अगर कोई कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी तो उसको सूद समेत देना होगा, जितना दिन डिले करेगा। तो याद रखिएगा, बिज़नेस अच्छे से चले, विश्वास के साथ चले, ताकि हर व्यक्ति पैसा देने से पहले घबराए नहीं। अभी क्या हो रहा है, किसी को ऑनलाइन पेमेंट मांग दो, घबरा जाता है कि पता नहीं वो नहीं देगा, जबकि उसको ज़रूरत है उस चीज़ का, लेकिन फिर भी नहीं खरीदेगा, इसलिए क्योंकि उसको डर है। और जिस दिन डिजिटल पेमेंट को लेकर कोई कानून बन गया उस दिन कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा।
तो कानून नहीं रहेगा तो कुछ नहीं चलेगा। सोच लो कि आपके अगल बगल से अगर थाना को हटा दिया जाए, हम बिजनेस के कानून से थोड़ा हट जाते हैं और देश के कानून में चलते हैं। जीवन में और समाज में अगर कानून शब्द या कानून ना रहे, नियम ना रहे समाज के, तो समस्या क्या आएगी हम आपको बता रहे हैं कि अगर थाना हटा दिया जाए खाली तो क्या होगा। थाना अगर हटा दिया जाए आपके आसपास में, जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। जो ताकतवर आदमी आया 2 तमाचा खींच देगा, कुछ नहीं कर सकता। जैसे मुंह खोलना चाहे काहे भैया, तब तक फिर दो, हाँ या नहीं। पैसा छीन लेगा, जो मन करेगा वो छीन लेगा, जाओ जो करना करो। और कैसा सोचो माहौल कैसा बनेगा सोसाइटी का। लेकिन आज कानून है तो डर है ना उस आदमी को कि ना नहीं मारेंगे भैया, केस कर देगा तो फंस जाएंगे, नहीं छीनेंगे, कुछ कर देगा तो दिक्कत है। कानून समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। उसी तरह देश का भी कानून बना है, समाज के लिए कानून बना, जिसको बोलते हैं IPC, सुने होंगे, इंडियन पीनल कोड। पिक्चर वगैरह में भी सुनते हैं IPC की धारा इतने के अंदर इसको सज़ा मिलती है। एक होता है CRPC, क्रिमिनल वाला, आतंकवादी गतिविधि में पकड़े जाओगे क्रिमिनल में, जैसे मर्डर कर दिया किसी का तो CRPC लगेगा। छोटा छोटा केस है तो IPC लगेगा, समझ गए। उसी तरह ये हो गया समाज के कानून। देश को चलाने के कानून को बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। अगर संविधान नहीं होता और देश का कोई कानून नहीं होता तब क्या होता? जिसकी सरकार बन जाएगी विपक्षी को क्या करेगा? बिहार जैसा कूटेगा। बिहार में क्या किया? BJP वाला को कूट दिया। अब बताइए सही संकेत है? अगले बार जब BJP की सरकार बनेगी तो ये लोग को कूट देगा। क्या ये सही बात है? हमारे देश में क्या है? हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, चाहे कोई हो। अगर उसको आप पीट दे रहे हैं गलत बात है, चाहे कोई हो। अभी बताइए यहाँ पे आंदोलन होता है झारखंड में और यहाँ भी सरकार मार देती है, ठीक नहीं है? ये गलत है, चाहे कोई भी सरकार हो। बात समझ गए? उसको बोलने का हक है, उसको बोलने दीजिए। तो देश को चलाने के लिए संविधान है, जो कानून है। समाज को चलाने के लिए भी कानून बने हुए। उसी तरह बिजनेस को चलाने के जो कानून होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस लॉ। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब बिजनेस लॉ में पहला छोटा क्वेश्चन पूछेगा, पैटर्न वही रहेगा जो आपका मेजर पेपर का पैटर्न रहता है। मेजर पेपर का पैटर्न ही आपका IRC पेपर में रहता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अनुबंध सुना है? कॉन्ट्रैक्ट, शादी विवाह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है? मुस्लिम में शादी विवाह कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम में शादी विवाह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदू में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, शादी विवाह कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वहाँ पे तलाक हो जाता है जल्दी से। हिंदू में तलाक नहीं तो फंस जाओगे तलाक के चक्कर में, कोर्ट कचहरी दौड़ते तो थक जाओगे। पवन सिंह का केस देखो अभी चलिए रहा है, उसकी पत्नी परेशान है, तलाक नहीं होगा। एक पार्टी अगर नहीं बोल दिएगा नहीं लेंगे तलाक, एक तो उसके साथ भी रहेगा नहीं और तलाक भी नहीं देगा, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। यानी वहाँ जहाँ IPC का सेक्शन चला जाता है वहाँ तलाक लेना आसान नहीं, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है शादी विवाह। हिंदू लॉ की बात करें तो अलग चीज़ है, बोलता है 7 जन्मों का साथ है। एक जन्म नहीं भैया, 7 जन्म तक साथ रहना पड़ेगा। अगर गलती से गलत आदमी पड़ गया चक्कर में तो 7 जन्म झेलो। तो हिंदू लॉ हमारे यहाँ से हट गया है, क्योंकि हम लोग किस में आ गए? ये जो अभी UCC चल रहा है, ये पूरा मामला जो चल रहा है वो क्या है? UCC का मतलब ये होता है कि जितने देश में कानून है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू कानून हो, सबका अपना अपना कानून था। पहले सबका अपना अपना कानून था और सारे कानून को बंद करके सबको मिला दिया गया एक कानून के साथ। उसमें मुस्लिम कानून अभी नहीं मिला, उनको शरीयत के साथ अभी चलना है। तो UCC में बोला जा रहा है कि देश के जितने कानून हैं जो सेपरेट है, उनका फैसला एक कानून से होगा। हाँ या नहीं? एक कानून से। अब वो शरीयत कानून को मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मानते हैं। तो सज़ा जो शरीयत में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, जिसको बोलते हैं हराम का काम, उसकी सज़ा क्या है? वहाँ सज़ा मौत है। तो जब बोलता है कि भाई शरीयत कानून में लिखा है कि तुम्हारा सज़ा मौत है, तो बोलता है नहीं हम IPC में जाएंगे। अब हमको यहाँ सज़ा नहीं दीजिए, हमको दीजिए कोर्ट से सज़ा। तो आज जब तुम्हारा कंफर्ट जोन होता है, जब इधर तुमको टफ सज़ा मिलता है तो घुस जाता है IPC वाला, और जब IPC वाला सज़ा टफ हो जाता है तो घुस जाता है मुस्लिम वाला शरीयत कानून में। जैसे अभी ट्रिपल तलाक को लेकर मामला था, अब यहाँ जो कानून आ जाता है IPC का, IPC में सज़ा है ध्यान है, तो बोलता नहीं हमारा शरीयत ऐसा नहीं बोलता है, तो वहाँ शरीयत में घुस जाते हैं। और शरीयत में सज़ा क्या है बताइए? अगर कोई हराम का काम करता है उसका क्या सज़ा है? मौत का सज़ा है। तो बोलता है कि नहीं हमको अभी नहीं हम मानेंगे, अब हम मानेंगे IPC, अब हम देश का कानून मानेंगे। 2 चीज़ नहीं,
या तो आप उसी को पक्का मानिए, सरकारी पूछती है, या तो उसी के अनुसार से सज़ा मिलेगा और नहीं तो फिर इसके अनुसार सज़ा मिलेगा। बात समझ गए? या तो एक को मानिए, दोनों को मानने से नुकसान है, क्योंकि आप हमेशा कंफर्ट जोन में हैं और बाकी जो समाज के लोग हैं वो अलग कंफर्ट जोन में। तो ये एक मामला है, खैर वो अलग चीज़ है, हम लोग कानून की बात कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट है शादी विवाह मुस्लिम के केस में, हिंदू के केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये टूटेगा तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी जो तोड़ेगा उसके तरफ से। दो लोगों का शादी विवाह, तो जो पिटीशन फाइल किया कि हम नहीं रहना चाहते हैं इसके साथ, तो वैसे में पति को अपने पत्नी को कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति की राशि। कि आप छोड़ तो रहे हैं, लेकिन ये पत्नी आपकी रहेगी कैसे, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। अगर बच्चे उसके साथ रह रहे तो बच्चे का खर्चा देना पड़ेगा, उसका खर्चा आपको पे करना पड़ेगा, जो कोर्ट डिसाइड कर देगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बनता कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहले क्या होता होगा? डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सबसे पहले क्या होता है? प्रस्ताव समझते हैं, ऑफर समझते हैं। ऑफर नहीं समझते हो? अरे ज़मीन अगर हम किसी से ख़रीद लेते हैं तो ये एग्रीमेंट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ज़मीन जब हम खरीदते हैं, रजिस्ट्री हो जाता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रजिस्टर्ड हो जाना और कुछ नहीं। अगर एग्रीमेंट को हम कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड करा लेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है रजिस्टर्ड करा लेना। समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड करा लेना। तो बोलता है कि प्रपोजल सबसे पहले क्या लगता है, किसी रास्ते में चलते हुए आदमी को बोलेगा चलो गाड़ी में बैठो, बोला क्या हुआ ये, चलो कोर्ट में जाके बोले रजिस्ट्री करो, मान लेगा? बोले कोई बात हुआ जी? ना रेट तय हुआ ना बात तय हुआ। सबसे पहले क्या देना चाहिए? प्रपोजल। कि भैया हमारे घर के सामने आपकी जो ज़मीन है हम उसको ख़रीदना चाहते हैं, आप क्या जब बोलते हो? वो बोल दिया नहीं बेचेंगे, कहानी ख़त्म। बोल दिया नहीं बेचेंगे, यानी हमने प्रपोजल दिया और रिजेक्ट कर दिया, तो क्या लगता है बात आगे बढ़ेगी? लेकिन अगर हम प्रपोजल दिए और एक्सेप्ट किया कि ठीक है बोल दिया, तो क्या मानेंगे? मानेंगे कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहला काम होता है प्रपोजल देना। प्रपोजल अगर यस हुआ तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा, एक्सेप्टेंस बन जाएगा। ठीक है? वो वचन समझते हैं कि आपने वचन दे दिए भैया। अरे हाँ या नहीं? अच्छा, वचन कितना देर तक टिकेगा? पुराना ज़माना था कि प्राण जाई पर वचन न जाई। अब वचन टिकेगा? डर लगता है यार, रात में मना कहाँ है? बोला हाँ दे देंगे, ज़मीन दे देंगे हम, सब कुछ तय तपाड़ी कर दिया। सुबह कोई जाके भड़का दे तो कि कितना में दे रहा है? बोला 70,000। बोला हम 80 देंगे, हमको दे देना। बोला ठीक है, क्या दिक्कत, हमको पैसा। बोला उसको रात में बोला था, बोले भूल गए, रात गई बात गई, पैसा वो देगा तब ना। तो क्या करेगा लोग बताइए? अगर हाँ बुलवा लिए, बोल दिए हम, तो क्या करोगे आप? जल्दी से चाहोगे कि लिखवा ले। कहाँ पे? एग्रीमेंट में लिख लेगा तब तो मुकरेगा नहीं ना जल्दी। तो ऐसे केस में तीसरा चीज़ तय होता है कंसीडरेशन। कितना रुपया? कंसीडरेशन, प्रतिफल समझते हो? अरे प्रतिफल तय करोगे। हम ज़मीन बेचने का प्रपोजल दिया, आप यस बोल दिया, तो इसके बाद एग्रीमेंट बन जाएगा कि रुपया पैसा तय होगा। तो प्रतिफल का मतलब होता है कितने रुपए में, कितने रुपए में। प्रतिफल उसी को बोलते हैं कि अगर हम ठीक है ज़मीन देंगे तो हमको क्या दीजिएगा? तो कंसिडरेशन डिसाइड कर लीजिए। बोलता है कंसिडरेशन, ध्यान दीजिएगा, कंसिडरेशन इज़ द प्राइस ऑफ प्रॉमिस। आपने वचन दिया, उसका प्राइस है कंसिडरेशन। आप वचन दे रहे हैं, उसका प्राइस क्या है? कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन डिसाइड हो जाएगा तब क्या बनाएंगे? एग्रीमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब एग्रीमेंट दो तरह का होता है, वैलिड होता है, वैलिड VALID, वैलिड मतलब सही, और वॉइड होता है VOID, वॉइड मतलब व्यर्थ, गलत। अगर व्यर्थ होगा, गलत होगा तो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, और अगर वैलिड रहेगा, सही रहेगा, इसको सही बोलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी क्या होता है? अनुबंध। शादी विवाह के केस में क्या होता है? यही चलता है प्रोसेस, या अचानक कुछ होता है? सबसे पहले लड़की के पिताजी लड़के के पिताजी के पास जाते हैं और एक प्रपोज़ल रखते हैं कि हमारी बच्ची है और हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची की शादी आपके बेटे से हो जाए। अगर लड़के के पिताजी बोले कि ठीक है, आप फ़ोटो वोटो भेजिए, देखते हैं आगे। चलो प्रॉमिस कर दिए कि हम करने के लिए तैयार हैं इस साल, फिर बाकी का फ़ोटो वोटो भेजने का काम होता है।
जब फ़ोटो पसंद आ जाता है तब तक प्रॉमिस हो गया, वचन दे देख ठीक है यहीं पे होगा शादी। तो तीसरा तुरंत लड़की के पिताजी क्या डिसाइड करते हैं, भैया लेन देन का बात बोल ही दिए, बाद में आके बोलिएगा, उससे अच्छा पहले डिसाइड कर लीजिए। लेन देन हो जाता है तब समाज बैठता है कि नहीं बैठता है, कि 5 आदमी लड़के की तरफ से 5 आदमी लड़की की तरफ से बैठ के तय कर लेते हैं। ऐसा ना चुपके बोले बाद में बदल जाएगा, ना हम इसको नहीं बोले थे 17 लाख रुपये, हम तो बोले थे 27 लाख, सुनने में गलती हुआ होगा। तो 5 आदमी बैठाएंगे तो 5 आदमी और 10 आदमी सुनेगा तो मुकर जाओगे तुम इतना आसानी से? समाज का 10 आदमी बैठेगा, मुकर जाओगे? नहीं मुकर सकते, क्योंकि आप बोल चुके हैं। तो कंसिडरेशन जैसे डिसाइड होता है क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर सही रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शादी विवाह हो जाता है, और नहीं ठीक रहा तो वहीं टूट जाता है। बात समझ गए? यही है कॉन्ट्रैक्ट का तरीका। तो देखो यहाँ वही बात लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, प्रपोजल बनाना पड़ेगा। प्रपोजल किस में कन्वर्ट होगा, प्रॉमिस में। प्रॉमिस के बाद क्या तय होगा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अगर ठीक ठाक तय हो गया तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन हम रिटेन बना लेंगे। एग्रीमेंट अगर सही रहा, वैलिड रहा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट अगर वॉइड रहा तो एग्रीमेंट ही रहेगा हमेशा। बहुत सारे वॉइड एग्रीमेंट होते हैं जो एग्रीमेंट ही रहेंगे। अब हम लोग इसको परिभाषित कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? तो बोलता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा सही होगा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा सही होगा वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ना, एग्रीमेंट बनेगा, कानून से सही होगा तभी ना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कानून से गलत होगा तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। बोलता है एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, लिखा भी होगा, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अगर ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। यहाँ लिखा भी है, देखिए नीचे पढ़ लीजिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व एवं अधिकार की उत्पत्ति करता हो अनुबंध कहलाता है। दिक्कत है, ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के बीच में वैधानिक दायित्व और अधिकार की उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है, अनुबंध कहलाता है। कोई दिक्कत है, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्रीमेंट क्या होगा, तो बोल सकते हैं एग्रीमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रपोजल, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। बोल सकते हैं प्रपोजल प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। तीनों अगर मिल गया तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बनने के लिए प्रपोजल भी चाहिए, प्रॉमिस भी चाहिए एंड कंसिडरेशन भी चाहिए। प्रपोजल प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। हो सकता है कि नहीं हो सकता। और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। यानी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून द्वारा सही होगा अनुबंध बनेगा, और ऐसा एग्रीमेंट जो कानून द्वारा सही नहीं होगा अनुबंध ये ठहराव ही रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में आपके पास और जानकारी जाएगा।